हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मॉर्निंग सेशन में जो लेक्चर था ना, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो बाकी रह गया है जिसको अभी हम कवर करते हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्यों आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। Nowadays we are having quantum mechanical model, और उस मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर किया है और उसी वेव को रिप्रेजेंट करते हुए जो इक्वेशन बनाया था वो था श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन। अब श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन से ही हमको क्वांटम नंबर n, l, m वो मिले, यानी n, l, m क्वांटम नंबर कहाँ से आए, तो वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से आए। अब श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन जो था उसमें क्षय आता था। आपको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन याद करवा दूं, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ क्षय प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर ऑफ क्षय प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर ऑफ क्षय प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ई माइनस वी इंटू क्षय इज इक्वल टू 0। यह है श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन। अब ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में एक्स वाई जेड जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दिखाते हैं, उन एक्स वाई जेड के रेफरेंस में इसके सॉल्यूशंस निकाले गए। तो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे, यहां पे मैंने लिखा है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैन बी सॉल्व टू गेट द वैल्यूज ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्षय। सो यहां पे डिफरेंट क्वांटम नंबर के हिसाब से, जैसे n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 रखा गया, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिला। वैसे जो भी सॉल्यूशन मिलते थे इसमें क्षय क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे क्षय की बात करें तो क्षय हैज नो सिग्निफिकेंस। पक्के से याद रखना, क्षय हैज नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, but the value of chi square has the significance at is gives the electron probability density of the electron at that point। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि chi square क्या रिप्रेजेंट करता है, तो chi square is nothing but ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ऑर्बिटल यानी क्या, तो ऑर्बिटल यानी सच रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आर मैक्सिमम, यानी कि ऑर्बिटल ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो वही तो वो मेंशन करता है कि chi स्क्वायर हैज द सिग्निफिकेंस एज इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। सो chi स्क्वायर इज नथिंग बट ऑर्बिटल शो करता है। So the variation of chi and chi square at different distance from the nucleus for 1s, 2s, 2p orbitals is shown in different graphs। यानी यहां पे आपको क्या समझना है वो बताती हूं कि chi वर्सेस रेडियस के जो ग्राफ है वो कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं आपको। chi वर्सेस r और chi स्क्वायर वर्सेस r के ग्राफ। अब एग्जाम में आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ किस ऑर्बिटल के लिए है, बस इतना ही। तो उसके लिए मैंने यहां पे ग्राफ्स प्लॉट करके रखे हैं। देखो, आप नोटबुक में बनाओ ये प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस, प्लॉट्स ऑफ वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस।
तो ये यहाँ पे जो प्लॉट है ये शाय वर्सेस आर के प्लॉट है। ये जो प्लॉट है वो शाय वर्सेस रेडियस आर के लिए है। तो शाय वर्सेस आर रेडियस के लिए अगर एग्जाम में एक सिंपल सा एक कर्व मिलता है आपको, और यहां पे भी देखो कर्व तो है लेकिन यहां पे ये प्रोबेबिलिटी जीरो दिखाता है, फिर वो माइनस में भी जाता है, यानी प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जीरो। यानी जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसको नोड बोलते हैं। अब यहां मुझे एक नोड मिला। अब यहाँ पे सिंपल सा कि आपको एग्जाम में ऐसा ग्राफ दिया है तो कहीं पे भी वो एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, यानी इसमें कोई नोड नहीं है। तो आपको पता है कि 1s में नोड जीरो है, तो एग्जाम में आप फटाफट से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाले ग्राफ में नोड नहीं, ये वाले ग्राफ में एक नोड दिखता है। देखो वैसे ये कर्व शेप है, तो कर्व शेप जो है वो s के लिए होता है, और ये पावागढ़ जो है वो p के लिए है कि भाई इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है फिर डिक्रीज हो जाती है। यहां पे क्या है, विथ रेडियस कंटिन्यूअसली, देखो विथ रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होता है कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है। और ये कर्व शेप जो यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो ये 1s का प्लॉट है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा प्लॉट मिलता है जहां पे ये क्रॉस किया, वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो, शाई यानी ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो दिख रही है, मतलब कि यहाँ पे नोड है और एक ही नोड है, तो ये नोड का मतलब 2s ऑर्बिटल है। एक तो कर्व है और नोड है, कर्व है और एक नोड है। अगर दो नोड दिखते आपको ग्राफ में तो वो 3s हो जाता, 3 नोड्स दिखते ऐसे तो वो 4s हो जाता। तो यहाँ पे पावागढ़ यानी p ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू L1, N2L1 यानी 2p ऑर्बिटल, इसमें भी कोई नोड नहीं है। देखो अगर नोड होते तो ये क्रॉस करके वापिस ऐसे जाता। तो ये 2p, 2s और 1s तीनों के ग्राफ आप अच्छे से नोटबुक में ड्रॉ कर लो। अब ये शाय वर्सेस आर है और ये शाय स्क्वायर वर्सेस आर, डिफरेंस क्या, तो शाय स्क्वायर होगा ना तो ये नेगेटिव लोप नहीं आएगा, शाय स्क्वायर होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये अप चला जाएगा। तो देखो ऐसे कर्व तो है, फिर यहीं से वो मुड़ गया वापिस ऊपर गया, क्योंकि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव शाय स्क्वायर में हो गया। लेकिन यहाँ पे उसने टच किया है, देखो ये कर्व जैसा था वैसा का वैसा ही है, तो 1s का। ये भी कर्व है लेकिन एक नोड मिला तो 2s का। अगर ऐसे आपको नोड मिलते और भी, तो ये 1 नोड 2 नोड, वैसे कर्व था, फिर 1 नोड 2 नोड आए, यहाँ पे 3 नोड आए, तो 3 नोड किस में होते हैं, तो 4s का ये ग्राफ होता ऐसे। तो ये 1 नोड आया तो ये 2s का ग्राफ है। पावागढ़ यानी जैसे पावागढ़ जैसा दिखेगा, ये यानी p ऑर्बिटल है। तो पावागढ़ का मतलब क्या पर, तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर मैक्सिमम होने के बाद वापस से डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज होता है, तो ये p ऑर्बिटल होगा। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप बट ऑब्वियस समझ सकते हैं, इन तीनों में से कोई ग्राफ आपको आ सकता है। अब कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में 1-2 बार पूछा है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फॉर 2s ऑर्बिटल, अच्छे से लिखो आप नोटबुक में। फॉर 2s ऑर्बिटल वेव फंक्शन शाय आर दिया है 1/√8 z/a0 3/2 2 minus zr upon a0 e raised to minus zr
अपॉन ट्वाइस ए नॉट, ये वेव फंक्शन शाय रिप्रेजेंट किया है फॉर 2s ऑर्बिटल। फॉर विच ऑर्बिटल? 2s ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन के लिए एक वेव फंक्शन दिया है आपको। क्वेश्चन है कि देन हाइड्रोजन रेडियल नोड विल बी एट द डिस्टेंस ऑफ, यानी कि हाइड्रोजन का जो पहला नोड है वो कितने डिस्टेंस पे है, ये क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का रेडियल नोड सेंटर से कितना दूर है। तो अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट 2s ऑर्बिट आता है, फिर उसके बाद 2s ऑर्बिट आता है। तो 2s में सिंगल नोड होता है, तो वो नोड न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब जैसे एग्जाम में इतना लंबा सा कुछ लिख के आता है तो इसको देख के ही आप डर जाओ, बाप रे ये क्या है, मुझे नहीं आता ये। तो इसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 2s ऑर्बिटल के लिए बोला है ना, नोड कितने डिस्टेंस पे है सिर्फ इतना ही बोला है आपको। तो यहाँ पे नोड किसको बोलते हैं? तो नोड वो चीज होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होता है। इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होता है, इसको नोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, अब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो हम शाई को बोलते हैं ना। तो एट नोड शाई स्क्वायर यानी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगा। जहां पे नोड है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शाई स्क्वायर से पता चलती है। तो शाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर लो, यानी सबका स्क्वायर करो तो 1/8 आएगा। z बाय ए नॉट का स्क्वायर करोगे आप तो क्यूब ये चला जाएगा, फिर 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट हो जाएगा, और इंटू ई रेस टू जेड आर अपॉन 2 a नॉट, और इसका भी स्क्वायर कर दो, आप सबका स्क्वायर कर दो। तो शाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब सोचो 1/8 इंटू दीज सारे तो 0 है, सबका टोटल प्रोडक्ट 0 है, यानी 1/8 यहाँ पे पार्सल करो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अपॉन जेड आर अपॉन ए नॉट, बाकी सबको इधर भेज दो तो सब 0 हो जाएंगे। तो दिस टर्म इज ऑल्सो 0, यहाँ पे हर एक टर्म 0 है, ये भी 0, ये भी 0, हर एक टर्म 0 है। तो 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट, इसको 0 से डिवाइड करो 0, इसको यहाँ भेजो, सबको इधर भेज दो इसको छोड़ के, तो सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होंगे या 0 से डिवाइड होंगे। सो यहाँ पे गाइस 2 अपॉन जेड हाइड्रोजन की बात करी तो Z1 हो जाएगा, यानी 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर R बाय ए नॉट इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो R इज इक्वल टू ट्वाइस ए नॉट इज द सही आंसर। तो यहाँ पे रेडियल नोड विल बी एट डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस ए नॉट। तो फिर से क्वेश्चन लिख दो कि 2s ऑर्बिटल के लिए एक फंक्शन दिया है, शाई का वैल्यू दिया है, और पूछा है कि हाइड्रोजन के अंदर रेडियल नोड सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो नोड यानी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, यानी यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है उसका स्क्वायर कर दो, यानी शाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख दो। तो हर एक टर्म 0 हो गया, बचा क्या 2 माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि वही रिलेशन निकालना है। जेड एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आर माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 0, सो आर बाय ए नॉट इज इक्वल टू 2, सो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए नॉट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ग्राफ के रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन आए
या ये वाला कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में अब मैक्सिमम आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आया कि n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स मिलेंगे या कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे या कितने इक्वेशंस मिलेंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिट है आप अपने आप से पता लगा लोगे कि ऑर्बिट कौन सा है। तो n इज इक्वल टू 3, L2 किसके लिए होता है, तो D के लिए होता है, यानी वो 3D ऑर्बिटल हो चुका। अब स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि जो 3D ऑर्बिटल है उसके सब ऑर्बिटल कितने हैं, तो सबको पता है ना D के 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो बस शाई के कितने सॉल्यूशन होंगे, 5 सॉल्यूशन होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3 है, तो इसके लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में शाई के कितने वैल्यू मिलेंगे, तो 4 और 3 तो f हो गए। f के 7 सब ऑर्बिटल्स हैं तो इसके लिए आपको 7 सॉल्यूशंस मिलेंगे। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, 7। तो ऑलमोस्ट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के सारे नीट जी के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब इनमें से कुछ भी बाकी नहीं रहा। अब आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के चैप्टर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएंगे। अब दूसरी एक बात बतानी है आपको कि आपको नोड के क्वेश्चन आते हैं, नोड के क्वेश्चन। तो नोड के क्वेश्चन के लिए याद रखो हमेशा कि रेडियल नोड और दूसरा कौन सा नोड होगा, तो वो होगा एंगुलर नोड। रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ नोड हमेशा कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड। और नंबर ऑफ नोड लेकिन कौन से नोड, तो रेडियल नोड। नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर आपको कोई पूछे, नंबर ऑफ रेडियल नोड, तो वो आप लिखना n माइनस l माइनस 1 जितने होंगे। और अगर आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होते हैं, नोड रेडियल भी होंगे, नोड एंगुलर भी होंगे, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड ऑलवेज l जितने होते हैं। और टोटल नोड आपसे कोई पूछता है तो n माइनस l माइनस 1 प्लस l, यानी रेडियल प्लस एंगुलर, तो अल्टीमेट इट इज n माइनस 1 टोटल नोड्स आपको मिलते हैं। टोटल नोड्स कितने मिलते हैं, n माइनस 1 जितने। यानी यहाँ पे आपको कोई पूछ ले कि 4d ऑर्बिटल है, तो 4d ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितने, तो n माइनस l माइनस 1 जितने। यानी इसका n हो जाएगा 4, इसका l एजीमुथल d के लिए l वैल्यू 2 होता है ना d के लिए, तो ये 4 माइनस 2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। तो रेडियल नोड 4d में 1 होता है, रेडियल नोड 4d में 1। लेकिन कहीं एंगुलर नोड पूछ लिया तो वो जस्ट l जितना यानी 2 होंगे और टोटल नोड इसके अंदर 3 होंगे। तो कुल मिला के 3 नोड होते हैं इसमें। रेडियल नोड इसमें n माइनस l माइनस 1 जितने और एंगुलर नोड l जितने। रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1 जितने और एंगुलर नोड जो है n माइनस 1 जितने हो एंगुलर नोड l जितने होते हैं और दोनों के टोटल जो है वो n माइनस 1 जितने होते हैं। अब नोड के बाद आपको कुछ याद रखना है क्या, तो मैक्सिमम तो कुछ नहीं है अब याद रखने जैसा। फिर भी आपको कोई डाउट्स आता है तो आप क्वेश्चन भेजना,
ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होगा।